अस्सलाम वालेकुम। क्यू और वॉइस चैनल पे खुश आमदीद। वो कब्र काफ़ी कुशादा थी। आम कब्रों के मुकाबले उसकी हाइट भी काफ़ी ज़्यादा थी। एक बंदा कब्र ऊपर से बंद होने के बावजूद उसमें झुककर खड़ा हो सकता था। फायद कब्र के फर्श पर चादर बिछाए सराहने पर सर रखे लेटा कोई नावल पढ़ रहा था। टॉर्च लाइट उसने अपने सर के पीछे इस जाविये से रखी थी कि टॉर्च की रोशनी न सिर्फ नावल पढ़ने में मदद दे रही थी बल्कि पूरी कब्र को रोशन किए हुए था। फायद के सर की दूसरी तरफ एक ऑक्सीजन सिलेंडर पड़ा हुआ था जिसके साथ मुंसलिक मास्क फायद ने नाक पर चढ़ा रखा था। उसे इस कब्र में बंद हुए आधा घंटा गुजर चुका था। पहले आधे घंटे में उसके दिल में तरह तरह के वसवसे आते रहे, मगर फिर ये सोचकर कि ये कैद सिर्फ एक घंटे ही की तो है, उसने तमाम वसवसों को ज़हन से झटक दिया और फिर सांस मिलाया एक रोमानवी नावल पढ़ने में मसरूफ़ हो गया। अचानक सरसराहट की आवाज़ से उसकी तवज्जो नावल से हट गई। उसने अपने पाँव पर किसी नरम लजाती चीज़ को महसूस किया। एक ख्याल के आते ही उसके ज़हन में धमाके होने शुरू हो गए। बिलाशुबा ये कोई सांप था जो रेंगता हुआ उसके पेट तक आ गया था। फायद ने ऐसा से नावल अपने सीने पर उलट दिया। वो एक सफ़ेद धारियों वाला काला सांप था जो ऐन नावल के ऊपर आकर कुंडली मारकर बैठ गया। फायद का रंग खौफ से पीला पड़ चुका था। वो दम साधे टिकटिकी बांधे उस सांप को देखे जा रहा था। सांप भी एक जगह टिका बार बार अपनी दो शाखा जबान बाहर निकाल कर फुनकार रहा था। फायद ने ऐसे हालात का सोचा नहीं था। वो अब उस वक्त को कोस रहा था जब उसने अपने दोस्तों से शर्त लगाई थी। वो सोच रहा था कि लोग मरने के बाद कब्रों में आते हैं, मगर मैं शायद दुनिया का पहला इंसान हूँ जो कब्र में आने के बाद मरेगा। उसने बेबसी से आंखें बंद कर दी, मगर आंखें बंद करते ही अपनी बीवी और 2 साला बेटे का चेहरा सामने आ गया। जीने की ख्वाहिश फिर से बेदार हो गई। उसने आंखें खोल दी। वो सांप फायद की आंखें खोलते ही अलर्ट हो गया। उसने एक ज़बरदस्त फुनकार मारी और अपना फन तेज़ी से नीचे लाया। फायद ने बिजली की सी तेज़ी से दाएं बाजू को हरकत दी। सांप उसके थप्पड़ की ज़ोरदार ज़रब से कब्र की दीवार पर जा पड़ा। फायद जल्दी से उठा। उसे और तो कुछ न सूझा। साइड पर पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाकर उस सांप के फन पर दे मारा। पहली ज़रब ही बहुत कारी पड़ी, मगर फायद तब तक उसके फन पर ज़रबें लगाता रहा जब तक सांप तड़प तड़प कर ठंडा ना हो गया। सांप को मरने में 1 मिनट से भी कम अरसा लगा था, मगर इस सारी सिचुएशन में फायद की हालत ऐसे हो गई थी जैसे वो मीलों भाग कर आया हो। उसका सांस बहाल होने में काफ़ी वक्त लग गया। जब वो मुकम्मल आवाज़ में आया तो एक और मुसीबत उसकी मुंतज़िर थी। गैस सिलेंडर का हैंडल वाल टूट चुका था और उसके साथ मुंसलिक मोटे रबड़ के पाइप में भी सुराख हो चुका था। इसमें से ऑक्सीजन तेज़ी और प्रेशर से बाहर आ रही थी। उसने रबड़ के पाइप को मुट्ठी में जकड़ लिया। गैस निकलने का प्रेशर कम तो हुआ, मगर अब भी आहिस्ता आहिस्ता उसमें से ऑक्सीजन लीक हो रही थी। फायद ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की तरफ देखा। 1 घंटे से 3 मिनट ऊपर हो चुके थे। ये खबीस बुरकन अभी तक आया क्यों नहीं? फायद घड़ी पर नजरें जमाए बुड़बुड़ाया और फिर अपने कान कब्र के बाहर की आवाज़ों पर लगा दिए। उसका तमाम जिस्म जैसे कान बन गया था। वो बिल्कुल बेहिस फायर की सुनगुन लेने की कोशिश कर रहा था। उसने पाइप पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर दी तो हल्की सी छू छू की आवाज़ भी बंद हो गई। फिर मुकम्मल सकूत में आहिस्ता आहिस्ता चलती कदमों की हल्की सी दमक उसे सुनाई दी। उसके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हो गए। 10 लाख की ये शर्त वो जीत चुका था और तसव्वुर में एक छोटा मोटा कारोबार चलाने के ख्वाब देख रहा था, मगर तकदीर उसकी सोच पर कह लगा रही थी। ऊपर से आती अजीबो गरीब गैर इंसानी बुराटों ने उसके ख्वाबों के माल को एकदम ज़मीन बोस कर दिया। उसके चेहरे पर दुनिया जहान का खौफ सिमट आया था। उसे चंद घंटे पहले का वक्त याद आ गया जब वो आधी रात को इस कब्र से बाहर बुरकन के कमरे में अपने दोस्तों के साथ बैठा डील कर रहा था। उसके तीनों दोस्त भी वहाँ मौजूद थे। उसका अमीर कबीर दोस्त शाहान, जिसे बात बात पर शर्त लगाने का शौक था,
गोरखान से कह रहा था कि अगर हमें पहुंचने में देर भी हो जाए तो वो फायज को 1 घंटे के बाद कब्र से निकाल दे। पहले तो गोरखान इस बात पर राजी ना हुआ, मगर जब शाहान ने उसे पूरे 5000 दिए तो वो मान गया। अभी ये डील फाइनली हुई थी कि बाहर से कुछ अजीबो गरीब गुर्राटों की आवाज़ सुनाई दी। ओह, तो ये फिर से आ गई, गोरखान ने दांत कचकचाते हुए कहा और बेलचा उठाकर बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। वो सब दोस्त भी उसके पीछे लपके, मगर चांद की रोशनी में बाहर का नज़ारा देखकर उनके कदम वहीं जम गए। वो एक बरहना औरत थी जो एक ताज़ा बनी कब्र को खोद रही थी। गुर्राटों की आवाज़ उसी के अलग से निकल रही थी। उन सब ने उस औरत का बगौर जायजा लिया तो ये देखकर वो सब हैरत और खौफ से बुत बन गए कि उस औरत के पांव उल्टे थे। गोरखान बेलचे को दोनों हाथों से पकड़े सर से ऊंचा किए दौड़े जा रहा था। उस औरत ने शायद गोरखान के कदमों की आवाज़ सुन ली थी। उसने कब्र को खोदना बंद किया और मुड़कर पीछे देखा। इतनी भयानक शक्ल उन सब ने पहली बार देखी थी। वो खौफ से एक दूसरे के साथ लगकर खड़े हो चुके थे। उस औरत ने एक जोरदार मगर दिल दहला देने वाली चीख मारी और गोरखान की तरफ दौड़ी, मगर उन सब पर नजर पड़ते ही वो वापस पलटी और कब्रिस्तान में मौजूद दरख्तों के झुंड की तरफ भागना शुरू कर दिया। गोरखान ने दूर तक उसका ताक़ुब किया, मगर वो दरख्तों में रूपोश हो गई। ये क्या बला थी? गोरखान की वापसी पर शाहान ने सवाल किया। एक मुर्दार खोर है जो काफी अरसे से इस कब्रिस्तान के मुर्दों का सुकून तबाह कर रही है। हर बार मेरे हाथ से बचकर भाग जाती है, मगर अगली बार मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। मैं नहीं लगाऊंगा ये शर्त। फायज, जो ये सब देखकर काफी डर चुका था, बोला। शर्त तो तुम लगा चुके हो और अब पीछे हटने का मतलब ये है कि तुम्हें मुझे डबल रकम देना होगी, शाहान ने जहरीली मुस्कुराहट के साथ कहा। अरे बेटा, तुम तो खामखा डर गए। मैं तुम्हें 1 घंटे बाद निकाल लूंगा और जब तक तुम इस कब्र में रहोगे मैं बाहर रह कर ख्याल रखूंगा। गोरखान को शायद अपना 5000 डूबता महसूस हो रहा था। फायज को उस वक्त मालूम हुआ कि शाहान शर्त लगाने के चक्कर में किस हद तक जा सकता है। फिर दूसरे दोस्तों के हौसला देने पर वो उस ताज़ा खुदी कब्र में उतर गया और उन सब दोस्तों ने ऑक्सीजन सिलेंडर उसे दिया और बताया कि इस सिलेंडर में 3 घंटे तक की ऑक्सीजन है। तुम बेफिक्र होकर अपना 1 घंटा गुजारो। और फिर मोबाइल और चंद ज़रूरी अशिया देने के बाद सब ने उस कब्र पर सीमेंट से बनी सिल रखी और ऊपर से मिट्टी डालनी शुरू कर दी। रुक जा खबीस, आज तुझे नहीं छोड़ूंगा, गोरखान की मदम मगर उससे बड़ी आवाज़ सुनकर फायज ख्यालों की दुनिया से बाहर आ गया। गुर्राटों से उसे मालूम हो चुका था कि वो चुड़ैल कब्र के ऊपर है, तभी वो डर गया था। मगर गोरखान की आवाज़ सुनकर उसके दिल में बुझती उम्मीद की किरण फिर से रोशन हो चुकी थी। गोरखान बिलाशुबा जोरदार आवाज़ से बोला होगा, मगर कब्र में होने की वजह से उसे उसकी मध्यम आवाज़ ही आई थी। अचानक एक जोरदार धमाके से कब्र के ऊपर किसी के गिरने की आवाज़ आई और फिर वो गैर इंसानी गुर्राटें तेज हो गईं। कुछ ही देर में गोरखान की मध्यम चीख उसे सुनाई दी। काफ़ी देर गुर्राटों का शोर सुनाई देता रहा और फिर वो गुर्राटें आहिस्ता आहिस्ता कब्र से दूर होती गईं। अब फिर बाहर मुकम्मल सन्नाटा था, जो कि फायज के आसाब को झटकाए दे रहा था। बाबा, मेरी मदद करो, उसने चीख कर गोरखान को आवाज़ दी। 2 घंटे हो चुके हैं, प्लीज़ मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। फायज गला फाड़ कर चीख रहा था, मगर कब्र के ऊपर कोई हलचल नहीं थी। फिर उसे मोबाइल का ख्याल आया जो उसे शाहान ने दिया था कि अगर 1 घंटा पूरा होने पर भी गोरखान तुम्हें कब्र से बाहर ना निकाले तो हमें फ़ोन कर देना। फायज ने शाहान का नंबर मिलाया, मगर ये देखकर उसकी परेशानी में मज़ीद इजाफा हो गया कि मोबाइल के सिग्नल गायब थे। उसने कब्र की छत के करीब मोबाइल ले जाकर भी चेक किया, मगर सिग्नल कहीं नहीं आ रहे थे। अब तक सब कुछ उसकी तवक्को के बिल्कुल उल्ट हुआ था। इन हालात में घबरा जाना एक लाज़मी अमर था। वो भी काफ़ी घबरा गया था। उसकी नज़र ऑक्सीजन सिलेंडर पर पड़ी, जिसका लेवल आहिस्ता आहिस्ता रेड स्पॉट की तरफ गिर रहा था। मीटर की सुई रेड स्पॉट पर आने का मतलब एक खौफनाक मौत था। सिलेंडर में कमोबेश 3 घंटे की ऑक्सीजन थी। 2.5 घंटे हो चुके थे।
اور کچھ آکسیجن پائپ لیک ہونے کی وجہ سے ضائع بھی ہو چکی تھی۔ فائز کا ذہن تیزی سے اپنی طرف بڑھتی موت کو جھانسا دینے کی ترکیبیں سوچ رہا تھا۔ سب سے پہلے تو اسے آکسیجن کم استعمال کرنا تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جتنی ٹینشن وہ لے گا اتنی اضافی آکسیجن کنزیوم ہوگی۔ اس نے 2-3 لمبے سانس لیے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنے لگا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو گیا۔ اس نے ایک ہاتھ اور دانتوں کی مدد سے بمشکل اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور اسے پھاڑ کر چھوٹی سی پٹی بنائی۔ پھر اس نے پائپ پر رکھا ہاتھ اٹھایا اور شرٹ کی پٹی کو پائپ پر تب تک لپیٹتا رہا جب تک اسے یقین نہ ہو گیا کہ اب لیکیج بند ہو چکی ہے۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہوا ہی تھا کہ فنکار کی آواز نے اس کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ بے اختیار اس نے اپنی بائیں سائڈ پر دیکھا۔ مرا ہوا سانپ ابھی وہیں پڑا تھا، کچھ باریک چیونٹیاں اس کے جسم پر رینگ رہی تھیں۔ اس نے ٹارچ اٹھا کر اپنے پاؤں کی طرف کا جائزہ لیا۔ وہ سانپ بھی بالکل اسی رنگ اور اسی نوعیت کا تھا جیسا فائز نے پہلے مارا تھا۔ وہ فائز کے پاؤں کی طرف بنے ایک سوراخ سے باہر آ گیا تھا، مگر ٹارچ کی روشنی پڑتے ہی واپس مڑ کر تیزی سے اسی بل میں داخل ہو گیا۔ فائز کا رنگ فاق ہو چکا تھا، وہ ایسے ساکت بیٹھا ہوا تھا جیسے پتھر کا بت بن گیا ہو۔ کافی دیر بعد وہ شوق کی کیفیت سے باہر آیا تو اس نے جلدی اپنی شرٹ کو ٹکڑوں میں پھاڑنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے ٹارچ ہاتھ میں پکڑی اور قبر میں بنے سوراخ کپڑے کی مدد سے بند کرنے لگا۔ اس نے بہت باریک بینی سے دیکھ کر قبر کی 2 دیواروں کے سوراخ بند کر دیے۔ باقی 2 دیواروں میں زمین کے ساتھ کچھ سوراخ تھے۔ اس نے اپنے نیچے پڑی چادر اٹھائی اور دیوار کے ساتھ لگا دی۔ وہ چادر موٹی ہونے کی وجہ سے پھٹ تو نہیں سکتی تھی، مگر اس کی لمبائی اتنی تھی کہ قبر کی دونوں دیواروں کو کور کر گئی تھی۔ یہ سب کرتے ہوئے وہ یہ بھول گیا تھا کہ ڈپریشن میں وہ کافی آکسیجن استعمال کر چکا ہے۔ آکسیجن میٹر کی سوئی ریڈ سپاٹ کراس کر چکی تھی۔ اس نے میٹر پر نظر ڈالی تو اس کے دل کی دھڑکن مزید بڑھ گئی۔ اپنی بیوی اور بچے کو یاد کر کے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آہستہ آہستہ اس کو سانس لینے میں تنگی محسوس ہونے لگی۔ آکسیجن سلنڈر میں آکسیجن بالکل ختم ہو چکی تھی۔ اس نے ماسک اتار دیا۔ قبر میں موجود آکسیجن نے اس کی رکتی سانسوں کو پھر سے بحال کر دیا۔ اس نے ایک دفعہ پھر موبائل نکالا، مگر نتیجہ وہی ڈاک کے 3 بعد۔ اس کے ذہن پر شدید ڈپریشن نے حملہ کر دیا۔ وہ اپنے دانت کچکچانے لگا۔ وہ بار بار مٹھیاں بھینچ رہا تھا۔ سلنڈر پر نظر پڑتے ہی اس نے دونوں ہاتھوں سے اسے پکڑا، ایک زوردار چیخ ماری اور اوپر رکھی سیمنٹ کی سل پر دے مارا۔ ضرب کافی زوردار تھی، مگر کنکریٹ اور سیمنٹ سے بنی سل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ بار بار اس سل پر ضرب لگا رہا تھا، بنا یہ سوچے کہ اس کی اس حرکت سے قبر میں موجود تھوڑی بہت آکسیجن بھی اس کے پھیپھڑوں میں پہنچ رہی ہے۔ کچھ دیر بعد وہ تھک کر زمین پر گرا ہانپ رہا تھا۔ اس نے تھکے انداز میں ٹارچ اٹھائی اور اوپر بنی سیل کا جائزہ لیا۔ وہ سیل جوں کی توں موجود تھی، سوائے چند چھوٹے کھڈوں کے جو کاری ضرب لگنے سے سیمنٹ کے ٹوٹنے سے بن گئے تھے۔ اچانک ایک بار پھر اسے فنکار کی آواز سنائی دی۔ فنکار اس کے سر کی طرف سے آئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اوپر اٹھتے ہی اس نے مڑ کر دیکھا، سفید داڑھیوں والا کالا سانپ چادر کے اوپر سے ہوتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ فائز نے ایک زوردار چیخ ماری اور ہاتھ میں پکڑی ٹارچ کو زور سے اس سانپ کے پھن پر دے مارا۔ یک لخت 2 کام ہوئے، پہلے ٹارچ بجھی اور پھر سانپ کی غضبناک پھنکار اور سرسراہٹ فائز سے دور ہوتی چلی گئی۔ قبر میں گپ اندھیرا پھیل چکا تھا۔ فائز کے رہے سے اوسان بھی خطا ہو گئے۔ اس نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ قبر کی فضا میں بڑھتی گھٹن سے اسے معلوم ہو چکا تھا کہ اندر موجود آکسیجن ختم ہونے کو آ چکی ہے۔ جیب سے موبائل نکال کر اس نے موبائل کی ٹارچ جلائی۔ وہ روشنی تھوڑی تھی، مگر کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر تھا۔ اس نے ٹوٹی ہوئی ٹارچ اٹھائی۔ ٹارچ مکمل طور پر ڈیمیج ہو چکی تھی۔ اس نے ٹارچ کے ساتھ لگا خون اور زمین پر چپچپاہٹ کے نشان دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ سانپ زخمی ہو چکا ہے، مگر وہ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ فائز نے احتیاط سے چادر کو اٹھایا، اسے جاڑا، مگر ساری قبر کو دیکھ لینے کے بعد بھی سانپ کا کہیں نام و نشان نہ ملا۔ اس کو اب سانس لینے میں کافی تنگی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی ہے، اس نے اپنی بچی کھچی طاقت کو جمع کر کے زوردار آواز میں کہا، مگر باہر کوئی ہوتا تو جواب دیتا۔
आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों के आगे धुंध आती जा रही थी। उसे खांसी का शदीद दौरा पड़ा। वो खांसते खांसते जमीन पर लेट गया। उसने अपनी मौत को तस्लीम कर लिया था। वो अपने बीवी बच्चों को याद करते हुए मरना चाहता था। अपने बच्चे की मासूम सूरत नजरों के सामने आते ही बेख्तियार उसके होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। नजर पर छाती धुंध दिमाग पर भी छानी शुरू हो गई। वो मर रहा था। उसे अपने कान के पास फुनकार सुनाई दी, मगर अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सोच रहा था मरना तो है ही, चाहे दम घुट के मरे या सांप के जहर से। उसे एकदम ऐसे लगा जैसे उसके माथे पर सुइयां चबो दी गई हों। सांप की खौफनाक फनकारें उसे अपने माथे पर महसूस हो रही थी। उसके बदन में जैसे आग लग चुकी थी। वो बहुत दर्द महसूस कर रहा था। उसका जिस्म ऐंठ रहा था, मगर अब वो हिलने जुलने की सलाहियत से भी कासिर हो चुका था। रात के तकरीबन 3 बजे शान मोबाइल की रिंग ट्यून की आवाज़ पर बेदार हुआ। आंखें मीचे ही उसने कॉल अटेंड की और मोबाइल को कान से लगाया। कौन? वो नींद से भरपूर आवाज़ में बोला। मैं बासित बोल रहा हूँ शान। खुदा न करे, मुझे ऐसे लगता है फाइज के साथ कुछ गलत हो गया है। अरे तुम क्यों खुद भी परेशान हो रहे हो और मेरी नींद भी खराब कर रहे हो? अब तक तो गोरखान ने उसे निकाल भी दिया होगा, शान ने लापरवाह से अंदाज में जमाई लेते हुए कहा, और मोबाइल बंद करने ही वाला था कि बासित की बात पर चौंक गया। अगर वो कब्र से बाहर निकल गया होता तो अब तक घर पहुंच चुका होता। भाभी बहुत परेशान है और वो हमारे घर से पता कर चुकी है। मैंने उन्हें तसल्ली तो दी है कि हम उसे ढूंढ लाते हैं, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है। अच्छा तुम कब्रिस्तान पहुंचो, मैं भी आ रहा हूँ। ये खबर सुनकर शान का ज़हन मुकम्मल बेदार हो चुका था। उसने चप्पल पहनी और जल्दी से मोटरसाइकिल निकालकर कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गया। कब्रिस्तान में मुकम्मल सुकून था। रात के 3 बजे का वक्त था। एक आदमी जिसने अपने कंधे पर एक थैला लटकाया हुआ था कब्रिस्तान में दाखिल हुआ। उसके सर के बाल बहुत लंबे थे, जिसे उसने जुड़ा बनाकर बांधा हुआ था। उसके माथे पर जर्द रंग से त्रिशूल का निशान बना हुआ था और उसने चेहरे पर भी बबूत मला हुआ था। उसके कपड़ों का रंग भी पीला ही था। वो कोई हिंदू साधु लगता था। आहिस्ता आहिस्ता चलता वो कब्रिस्तान के दूसरे गेट की तरफ बढ़ता जा रहा था। अचानक उसकी नज़र अपनी साइड पर पड़ी। वहाँ एक अधखाई लाश पड़ी थी। उसका नरखरा उधड़ा हुआ था और जिस्म का गोश्त जगह जगह से खाया हुआ था। वो कोई बूढ़ा आदमी था। उस लाश के पास एक बेलचा भी पड़ा हुआ था। मुर्दार खोर साधु ने लाश का जायजा लिया और अंकारा भरते हुए बुड़बुड़ाया। अचानक उसकी नज़र कब्र पर पड़ी तो वो चौंक गया। उसने जल्दी से अपने थैले को खंगालना शुरू कर दिया। फिर उसे अपनी मतलूबा चीज़ मिल गई। वो एक लकड़ी की छोटी सी संदूकची थी। उसने उस संदूकची को खोला और उसमें से एक चकोर सा टुकड़ा निकाला। वो टुकड़ा न जाने किस धात का था। उसने उसे कब्र के ऊपर रखा तो वो किसी बल्ब की तरह रोशन हो गया। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो ये जो भी है मर जाएगा या मर जाएगी, उसने फिर से बुड़बुड़ाते हुए खुद से कहा और आसपास देखने लगा। उसने दौड़कर बेलचा उठा लिया और अभी कब्र को खोदने ही वाला था कि रोशनी की चकाचौंध से उसकी आंखें चुंधी आ गई। उसने आंखों के आगे हाथ रख के देखा तो वो एक मोटरसाइकिल थी जिस पर 2 नौजवान बैठे थे। उन्होंने मोटरसाइकिल साधु के पास खड़ी की और मोटरसाइकिल से उतरे। मोटरसाइकिल चलाने वाला नौजवान तेजी से साधु की तरफ बढ़ा और चीखते हुए पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? और ये गोरखान को क्या हुआ? गोरखान की लाश पर नजर पड़ते ही उस आदमी ने कहा, मैं सत्यनारायण हूँ, एक ज्ञानी हूँ। इस कब्र में एक इंसान जिंदा है। सांप के काटने की वजह से शायद डॉक्टर ने उसे मुर्दा घोषित किया है, मगर मेरा यकीन करो वो जिंदा है। मुझे बस अपनी बात का सबूत पेश करने के लिए कब्र खोदने दो। हाँ, वो हमारा दोस्त है फाइज, और वो जिंदा ही है, मगर उसे किसी सांप ने नहीं काटा। उसी नौजवान ने जो शान था चीख कर कहा, मेरा इल्म मुझे धोखा नहीं दे सकता। इस कब्र में सांप का काटा शख्स ही दफन है। अच्छा छोड़ो सब, तुम ये बेलचा इधर करो, बहुत वक्त बर्बाद हो गया, शान ने कहा और बेलचा पकड़कर कब्र खोदने लगा। थोड़ी देर बाद बेलचा बासित ने पकड़ लिया। जब मिट्टी हट चुकी तो उन्होंने जल्दी से पत्थर की छलें उठाई, मगर अंदर का मंजर देखकर वो चौंक गए। अंदर एक सांप मरा हुआ था। साधु ने जल्दी से थैले में से एक मनका निकाला
शान ने कब्र में उतर कर फायद की नबर टटोली जो बंद थी। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और बासत की तरफ देखकर उसने नफी में सहारा लाया। बासत ने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो फायद की हालत देखकर उसकी भी आंखें भर आई। उसका जिस्म पूरा नीला पड़ चुका था। इसे बाहर निकालो, ज्यादा देर करना उसके लिए खतरा बन सकता है, साधु ने चीख कर कहा। उन दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर फायद के जिस्म को कब्र से बाहर निकाला। साधु ने हाथ में पकड़ा मनका उसके माथे पर उस जगह रखा जहाँ सांप ने काटा था। साधु के होंठ हिलते रहे, वो शायद कुछ पढ़ रहा था। शान और बासत मायूसी और दुख से रोए जा रहे थे। अचानक फायद के हाथ में हरकत हुई तो दोनों ने चौंक कर उसे देखा। उसका नीला बदन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल होता जा रहा था। कुछ ही देर में उसने आंखें खोल दी। फायद मेरे दोस्त, बासत ने बेख्तियार होकर उसे चूमना शुरू कर दिया। तुम लोग आए क्यों नहीं? नॉर्मल होते ही फायद ने सवाल किया, मगर उसकी आवाज में नुकात थी। मैंने शान को यहीं रुकने का बोला था, मगर उसने गोरखान को मजीद रकम देकर 1 घंटे बाद तुम्हें निकालने की जिम्मेदारी सौंप दी और मेरे इसरार करने के बावजूद न सिर्फ खुद घर चला गया बल्कि मुझे भी भेज दिया। बासत ने तमाम हालात बताए। क्या तुम लोगों ने खुद अपने दोस्त को दफनाया था? साधु जो उनकी बातें सुन रहा था उसने सवाल किया तो शान ने नजरें झुका ली। मैं आइंदा किसी के साथ शर्त नहीं लगाऊंगा। कौन सी शर्त? साधु ने पूछा तो शान शर्मिंदगी से इधर उधर देखने लगा। फिर उसने एक लंबी सांस ली और गोया हुआ। उस दिन हम साइकिल सर्कस देख कर आ रहे थे। उस सर्कस में एक आदमी पूरा हफ्ता साइकिल पर रहता है। खाना पीना सोना सब साइकिल पर होता है। हफ्ते के इख्तिताम पर एक खास तमाशा होता है जिसमें वो ही आदमी एक कब्रनुमा गड्ढे में दफन हो जाता है। चंद घंटों बाद निकाला जाता है। उस तमाशे पर फायद ने तनकीद की थी कि ये सब झूठ है, ड्रामा है। उस गड्ढे में कोई न कोई सुराख होता है जिससे वो आदमी सांस लेता रहता है और जब उसे निकाला जाता है तो वो नीम मुर्दा होने की एक्टिंग करता है। फायद की इस बात को मैंने चैलेंज कर दिया और उससे 10 लाख की शर्त लगा दी। उसे सिर्फ 1 घंटा कब्र में गुजारना होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी और 10 लाख रुपए भी। वो मेरी बात को दीवाने की बात समझकर हंसने लगा था, मगर जब मैंने 10 लाख एडवांस देने की ऑफर की तो वो मान गया। बस यही बात है। मुझे तो ये यकीन नहीं आ रहा कि 3 घंटों की ऑक्सीजन थी, मगर फायद 5 घंटे कैसे निकाल गया? बासत ने शान की तरफ देखते हुए हैरत से पूछा। ये सब खुदा का करम है हम पर। हमारे दोस्त की जिंदगी अभी बाकी थी जो वो सरवाइव कर गया। शान ने मुस्कुराकर फायद की तरफ देखा। उस सांप का शुक्रिया अदा करो तुम, जिसने इसे काटा है। साधु ने दोनों से मुखातिब होकर कहा। वो कैसे सत्यनारायण जी? शान का लहजा काफी बाअदब था। वो इसलिए कि ये सांप जिसको काटता है उसका अंदर का निजाम जाम हो जाता है